गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आत्रे पब्लिक स्कूल के अंदर, आत्रे किड्स एकेडमी के अंदर 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट ने जो हार्टफुलनेस की तरफ से एक सेशन रखा गया था कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर कुछ ऐसी बातें डाली जाएं जो ना पेरेंट्स और ना टीचर्स से वो पूछ सकते हैं, या बिजी लाइफ के अंदर होते हुए हम लोग जिसकी जानकारी नहीं रख पाते हैं, लेकिन रखना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए, दिन अच्छा शुरू करने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इसके लिए हमारे 3 दिन के सेशन के आज एंड में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टीचर से, जो उनके दिमाग में, उनके मन में उठे सवाल और जो उसके प्रॉपर जवाब हैं, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो टीचर्स को पता होता है कि बच्चे के मन में आए हैं, लेकिन बच्चा किसी झिझक के कारण नहीं पूछ पाता है, और जीवन में आने वाली जो भी दिक्कतें, प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए मैं चाहूँगा कि हार्टफुलनेस की तरफ से आई हुई टीम और आत्रे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम दोनों आपस में डिस्कस करें। आत्रे पब्लिक स्कूल के जो टीचर्स हैं, दे आर प्रेजेंटिंग योर व्यूज़। वो आपकी जो सवाल है, आपकी जो राय रहती है किसी सवाल के ऊपर, उसको रिप्रेजेंट करेंगे और पूरे जीवन से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं के हिसाब से उत्तर देंगे हार्टफुलनेस के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैनल। तो सबसे पहले मैं आत्रे पब्लिक स्कूल के टीचर्स का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, और फिर जो हमारी समस्याओं को हल करने वाले हैं हार्टफुलनेस की तरफ से आई हुई टीम, उनके जवाब लेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करके थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी पैनल वाले अपना अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, किस पोस्ट पे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और स्कूल के अलावा भी अगर कुछ काम है तो वो जीवन को किस तरह से देखते हैं, उस काम को किस तरह से देखते हैं, बताएं। थैंक यू। सर, मेरा नाम महेंद्र सेन फ्रॉम आत्रे स्कूल, और यहाँ मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार मीना है। आत्रे पब्लिक स्कूल के अंदर इस संस्था में मुझे 24 ईयर्स हो गए हैं, और आज मैं वर्तमान में प्रधानाचार्य की पोस्ट पे यहाँ हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम महेश कुमार चौधरी है, और मैं यहाँ पर आत्रे किड्स एकेडमी में मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, सीनियर क्लासेस को। और इसके अलावा मेरा एक शॉप है MM ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, उसमें मेरा इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर का शोरूम भी है। इसके अलावा मेरे RO लाइब्रेरी एजुकेशन हब के नाम से मेरी कोचिंग संस्था और एक एजुकेशन हब से जुड़ा हुआ है। इसमें मेरे खुद के बिजनेस है। इस संस्था के अलावा रोशनी सिंह है। मैं पिछले 9 साल से हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ, और मैं हार्टफुलनेस ट्रेनर हूँ। प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर विवेक रुंगटा है। मैं एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ, और आज यहाँ हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से हार्टफुलनेस की स्कूल्स के जो ऑफरिंग्स हैं, वो उसका हम प्रैक्टिकल करने के लिए आए हैं। हार्टफुलनेस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। ये करीबन 170 से अधिक देशों में इसकी सेवाएं उपलब्ध है, और इसका अंतर्राष्ट्रीय जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। नमस्कार, मैं अशोक अग्रवाल। मैं हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूशन से करीबन 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोग यहाँ पर बच्चों को हार्टफुलनेस की अवेयरनेस के बारे में और उनको कुछ प्रक्रियाएं बताने के लिए आए हैं, ताकि वो पीसफुली और बैलेंस वे से अपनी लाइफ को जी सकें। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं कल ही आया था, और कल थोड़ी देर रुक के मैं चला गया था, मैं पूरा टाइम नहीं दे पाया। आज मैं इसी के लिए, आपके लिए स्पेशली मैं 8-9 बजे के आसपास आता हूँ। आज सुबह जल्दी मॉर्निंग में चलेंगे, अपन देखेंगे क्या प्रक्रिया है। आके देखा, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक्चुअली क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे। आपने जैसे कहा उनको कि सबको अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने कहा यस, यानी आपने प्रॉपर जो एक आवाज़ आनी चाहिए, प्रॉपर यस सर, ठीक है। काफ़ी बच्चे प्रॉपर आवाज़ नहीं, कि लोग सोच रहे ठीक है, कि सर ने कहा ठीक है,
ओके, ठीक है। तो आप कैसे पहचान पा रहे हो कि उनको समझ में आया कि नहीं आया? आप जिस टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे हो उनको एक्चुअली समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके लिए पता लगाने के लिए तुम क्या करना चाहिए बच्चों को? सर बहुत अच्छा सवाल है। आपने महसूस किया होगा कि एक बच्चे ने सवाल किया था कि ये प्रक्रिया कराने के बाद में हमको स्माइल क्यों आ रही है। तो सर उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से ही हम पता लगा लेते हैं कि उनको क्या समझ में आया, उन्होंने क्या महसूस किया। जैसे आपने देखा कि लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशंस हुए, उसमें कुछ बच्चे स्टेज पर आए, वो भी ये कह रहे थे कि हाँ 3 दिन की प्रक्रिया में हम इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि पहले माइक पकड़ने में भी हमें दिक्कत आती थी, झिझक होती थी, नर्वस होते थे, और अब हम आराम से कॉन्फिडेंटली आपसे सामने खड़े होकर के सवाल पूछ पा रहे हैं। ऐसा ही हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं, उनको कुछ एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। और प्रक्रिया के करने के बाद में, जैसा कि डायरेक्टर सर ने भी बताया कि ये कॉमन चीज़ मैं देख रहा हूँ कि प्रक्रिया करने के बाद में सबके चेहरे खुल उठते हैं। तो ये एक छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम ये पता लगा पाते हैं कि बच्चों ने वो कितना ग्रहण किया, कितना सीखा। इसके अलावा कल का जो सेशन जब समाप्त हुआ था तो उसके बाद में कुछ बच्चे हमारे पास में आए थे और उनका भी यही कहना था कि सर पहले हम ये चीज़ नहीं कर पाते थे, अब केवल 1 या 2 दिन की प्रक्रिया से हम ये कर पा रहे हैं। तो ये सर बहुत आसान है इसको पता लगा पाना। आपने भी ये चीज़ महसूस किया होगा कि सारे बच्चों के जो चेहरे हैं वो खिले हुए थे और सब लोग स्माइल कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। सर मैं कह रहा हूँ, जैसे वो बच्चे ने क्वेश्चन कहा कि सर एक्चुअली जैसे एक टॉपिक क्लियर होती है कि स्माइल की जैसे, मैं उस बच्चे को पिछले 2 या 3 साल से एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास में रहती है, उसका हमेशा ही स्माइल रहती है, आंसर क्वेश्चन सही हो या ना। कभी मैंने उसके सर को नोट्स देखा ही नहीं, तो मैं कैसे यकीन करूँ उस चीज़ को कि वो देखिए इस टॉपिक कम्प्लीट तो थी। जहाँ तक कि हम उसको देखते हैं तो उसकी चेहरे पर स्माइल रहती है। काफ़ी बच्चे इसलिए स्माइल करते हैं कि ठीक है क्या इससे पीछा छूटा, चलो ठीक है हो गया, मैं उस बच्चे के क्वेश्चन का आंसर नहीं मान सकता। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि ठीक हो गया, आँख कब खोलना है मुझे, हट गया, मेरा काम हो गया, चलो हंसते हुए चले गए। तो इस स्माइल हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि स्माइल उसी की वजह से कुछ समझ में आ गया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसमें एक चीज़ आती है कि जब कोई आदमी हमारे सामने हमारी बातें सुन रहा है, उस प्रक्रिया को कर रहा है, सवाल उसके बाद ही पैदा होते हैं। बच्चों के सवाल पैदा होना शुरू हुए, वो अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये कोई आदमी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके दिमाग में कोई सवाल पैदा ही नहीं होते। काफ़ी बच्चों ने सवाल किए, सेशन में भी कल सवाल किए, लोगों ने पूछा, हम एग्ज़ाम कर पाते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें कई बार सब कुछ आता हुआ है, हम लिख नहीं पाते हैं, कई बार एग्जाइटी होती है, कई बार फियर होता है। एक ने पूछा मुझे गुस्सा बहुत आता है, सब ने एक्सेप्ट किया हाँ ये चीज़ हमारे साथ भी है। ये एक आउटकम केवल तभी आता है जब बच्चा हमारी इस पूरी प्रक्रिया के अंदर फोकस्ड है। जो फोकस्ड बच्चा होता है वो कभी रिएक्ट ही नहीं करता। इसके अलावा सर जैसे आपने महसूस किया कि जो बच्चे कॉन्फिडेंटली यहाँ स्टेज पे आ पा रहे हैं, जो कि आपके सामने कह रहे हैं कि उनको आप भली बातें जानते होंगे कि उनमें कितना क्या कॉन्फिडेंस अभी 3 दिन में आया है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने केवल अभी 3 दिन में कुछ प्रक्रिया सिखाई है। केवल इनको बस, जैसे आप भी सर टॉपिक जब पढ़ाते ही बच्चा नहीं सीख जाता है पूरा, वो जब उसको बार बार पढ़ेगा, उसको रिवाइज करेगा, उसको जब चीज़ को आत्मसात करेगा तब वो चीज़ उसमें एक्सपर्ट होगा। तो अभी तो खाली हमने 3 दिन का ये कुछ डेमोस्ट्रेशन है कि ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप इनको अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में इंक्लूड करके अपना बेस्ट लेके आ सकते हो। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 3 दिन में वो एक्सपर्ट हो गए हैं, जस्ट उनको एक अभी इंट्रोडक्शन हमने दिया है। रेगुलर हम आएंगे और प्लस उनको इस चीज़ में हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। करना उन्हें खुद ही होगा। जैसे आप एज ए टीचर केवल एक बार पढ़ा के जाते हो, बच्चा फिर पढ़ता है, फिर एग्जाम से पहले पढ़ता है, फिर भी उसको कुछ क्वेरी होती, क्वेश्चन होता है तो वो आपके पास में आके पूछता है। यानी जैसा कि अभी सर ने बताया कि क्वेश्चन आके पूछने का मतलब है कि वो पढ़ाई कर रहा है। अगर वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको वो चीज़ समझ में आ रही है। अगर
उनको इसे समझ में नहीं आती, उनको ये था कि चलो इससे पीछा छूटा तो वो चुपचाप रहते और फटाफट यहाँ से निकलने की कोशिश में रहते। जैसे कल आप आए थे तब मैंने उनसे पूछा था कि हाँ आप इसको चाहते हो प्रक्रिया को समाप्त करना, तो वो फटाफट कहीं ना कहीं कहते कि हाँ चलो ठीक है प्रिंट छूटा, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हो इसको जारी रखना, तो एक ऊंचे स्वर में आवाज आई कि हाँ हम चाहते हैं कि सर ऐसा कुछ होना चाहिए। थैंक यू। जैसे आपने कहा मेरे समझ में आया कि ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट जो बच्चे मैंने क्वेश्चन करवाया, मैंने कहा इसे वर्क घर से करके लाना है, जिसको समझ में नहीं है वो आके रिपीट करना है। बच्चा वही आके पूछेगा जिसने प्रयास किया है, अन्य जिसने प्रयास नहीं किया वो कैसे कैसे नकल करके लाएगा, तो पास बुक चलेगा या किसी फ्रेंड की कॉपी लेगा, वहाँ से कॉपी करके लाएगा वो। यानी कि वही क्वेश्चन पूछेगा जिसने प्रैक्टिस करी है। ये तो मेरे समझ में आया। लेकिन अभी मैं एक टॉपिक भी करूँगा, चलो ये टॉपिक समझ में आया मेरे। अभी एक टॉपिक और है, कल कह रहे थे यानी कि रियल लाइफ में जो गुजरती है, एक तो होती कहावत, कह दिया और चला गया। मैंने कह दिया मेरे रियल लाइफ में ऐसा, एक्चुअली मेरे साथ दुर्घटना घटित क्या हुई, उस रियल लाइफ में मैं किस समस्याओं से गुजर रहा हूँ। एक तो आश्वासन, एक हो गया कि ठीक है ऐसा होता भी है। तो आप कल कह रहे थे कि पैसेंस, जब गुस्सा है व्यक्ति को बहुत एग्री हो गया, मैं आपके सामने बैठा हूँ तो बहुत एग्री हो गया। कई बार अपन देखते टीवी चैनलों में देखते हैं, आपस में यहाँ तक आ जाती है कुर्सी उठाने तक नौबत आ जाती है, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि पैसेंस रखना, यदि मैं पैसेंस कब रखूँगा, यदि आप और मेरे सामने बैठे हुए हैं और मेरे मुँह से ऐसे कुछ वर्ड निकल जाते हैं, आप पैसेंस रखो उसको। यस सर, मैं डेफिनेटली रख पाऊंगा। ये चीज़ मैं कल आपके डायरेक्टर सर से भी डिस्कस कर रहा था कि अभी क्या होता है कि जैसे कि दो आदमी हैं ए और बी, ए ने बी को कुछ भला बुरा बोला, कुछ अपशब्द बोले, उसको इंसल्ट किया, तो स्वाभाविक भाव से बी को तुरंत गुस्सा आएगा और वो उसका रिएक्शन करेगा, उसका रेस्पॉन्स नहीं करेगा वो। तो ये हम काफ़ी कॉमन आजकल देख रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो बी को रेस्पॉन्स करना चाहिए। ये सबको पता है, जो वहाँ के दर्शक होंगे वो कहेंगे ठीक है यार ये तो ऐसा हो गया, इसको तो हम जानते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन बी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बी तो अच्छा पर्सन है, बी को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बी को पेशेंस रखना चाहिए था। क्या उसके व्यक्तित्व को ये शोभा देता है कि वो ऐसा करे? नहीं देता है। इसमें छोटी सी बस बात यही आती है कि यहाँ पे जो रिमोट कंट्रोल है बी का, वो ए के पास में आ गया, उसने बटन दबाया और बी को गुस्सा आ गया। लेकिन अगर बी स्वयं में स्थिर है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो उसका रेस्पॉन्स करेगा। तो जो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा सर कि क्या आप पेशेंस रख पाओगे? यस। जब हम हार्टफुलनेस प्रैक्टिसेस करते हैं, ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ में कई ऐसे वाक़ये गुजरते हैं जिसमें कि हम बड़े आराम से उसको पेशेंस रख पाते हैं और उसको महसूस कर पाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए अपनी ही बात बताऊं, कभी न कभी गाड़ी टच हो ही जाती है तो तुरंत से क्या होता है, एक रिएक्शन आता है कि ऐसा कैसे हो गया, आपने ऐसा कैसा कर दिया। तो ऐसा मेरे साथ में भी हुआ है, एक दो बार वाकया हुआ है कि गाड़ी टच हो गई, उसको डैमेज भी हो गया। तो हमने उसको बहुत ही पेशेंटली हैंडल किया, क्योंकि मालूम है उसका रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला, केवल और केवल हम हमारी जो आंतरिक शांति है उसको हम भंग कर लेते हैं। हमने पेशेंटली उससे बात की, उसको हैंडल किया। मालूम है गाड़ी का तो इंश्योरेंस है, जाएगी, ठीक होगी, ये तो पहले भी पता था, लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत से उसको रिएक्शन करते हैं। तो वो हमारे साथ में नहीं हुआ, क्योंकि हम जो है हार्टफुलनेस की जो प्रैक्टिसेस हैं वो करके फ़ायदा जो उठा रहे हैं, जिसे हमें लगता है कि हाँ ये सबके अंदर होनी चाहिए। इसीलिए हम एज ए स्वयं सेवी यहाँ पे आकर के उसके बारे में सबको अवगत करा रहे हैं और उसे हम उठा रहे हैं। यहाँ पे एक बात और है, अगर हम चाहते हैं कि विश्व शांति, अगर हम चाहते हैं विश्व शांति हो, तो ये केवल और केवल इंडिविजुअल यानी पर्सन की खुद की शांति से ही संभव है कि हम विश्व शांति को इमेजिन कर सकते हैं। हम केवल और केवल इंडिविजुअल पीस से वर्ल्ड पीस की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू।
नमस्ते सर। मैं आपसे सर, आप एक चर्म रोग के विशेषज्ञ हैं और आपका प्रोफेशन डॉक्टर है, तो आपने इस डॉक्टरी छोड़ करके ये स्वयं जो संस्था है आपने इसमें क्यों ज्वाइन किया और इससे आपको क्या इंटरेस्टेड है और क्या लाभ आप इस बच्चों को या लोगों को देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो इससे सर? सर सबसे पहले मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि मैं एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने वो प्रोफेशन छोड़ा नहीं है। मैं जो प्रोफेशन मेरा टाइम है सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक, तो मैं वो अपना प्रोफेशनल टाइम देता हूँ। उसके अलावा मैं थोड़ा सा समय निकाल करके एज ए समाज सेवी समझ लीजिए, सोशल वर्कर समझ लीजिए, या जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हमें अगर वर्ल्ड पीस को इमेजिन करना है तो हम वो इंडिविजुअल पीस से ही पॉसिबल है। आज हम देख रहे हैं कितने सारे हम अखबार में पढ़ते हैं कि इस कंट्री ने उस पर अटैक कर दिया, उसने इस पर अटैक कर दिया, यहाँ पे ये अशांति हो रही है। हम परिवार में भी देख रहे हैं, हम समाज में भी देख रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है सर? अगर वो स्वयं में स्थिर होंगे, अगर उनमें अंदर से शांत होंगे, तो क्या वो इस तरह का कृत्य करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम वर्ल्ड पीस को अगर हमें इमेजिन करना है तो हमें इंडिविजुअल पीस करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए हम ये मैसेज हर पर्सन को दे रहे हैं और हमारा जो मिशन है वो है हर दिन ध्यान, हर दिल ध्यान। और ये ध्यान से ही संभव है कि हम जो है अपने आप में सेटल रह पाएं, पीस रह पाएं। तो मैं ये जो कार्य जो है हार्टफुलनेस की तरफ से जो एज ए स्वयं सेवी थोड़ा सा अपना समय निकाल करके समाज सेवा के रूप में कर रहा हूँ। चर्म रोग की सेवाएं मैं सुबह 10 बजे से शाम को निरंतर दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपने ये सेवाएं दे रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन और बच्चों की तरफ से भी है। जैसे बच्चे अपन क्लास में ये बच्चे पढ़ाई के प्रति रुझान तो रहता है इनका, क्लास में ध्यान तो देते हैं, लेकिन इनको जो वर्क के लिए बोला जाता है नहीं करके लाते हैं, डर के मारे ये निकल जाते हैं। तो इसका भी कोई रीज़न होगा सर, ये ऐसा क्यों करते हैं बच्चे लोग? देखिए, बच्चे कोई भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता कि मैं नहीं करूं, पर उनकी प्रायोरिटीज होती है। बच्चों का दिल चंचल है, तो वो कितना स्थिर हो सकता है और हम उसको अपनी मतलब स्थिरता के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपन को एफर्ट करना होगा। हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। कई बच्चे काम करके लेके आते हैं, कई बच्चे काम करके नहीं लेके आते, और कई आदमी उसके एनवायरनमेंट क्या है वो हम जान भी नहीं पाते। घर में कोई कलेश है, वो किससे झगड़ा कर लिया, या उसको कोई शारीरिक परेशानी है, वो बता नहीं पाता है। लेकिन जब वो अपने आप को जैसे मेंटली रिलैक्स करने के लिए हमारी एक प्रक्रिया है रिलैक्सेशन, जब वो रिलैक्स होता है तो वो चाहेगा। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि उसको स्कूल में डांट पड़े या स्कूल में खड़ा किया जाए, लेकिन उसका जो मेंटल लेवल है या चंचलता है या उसकी परेशानियां हैं, उसके कारण वो नहीं कर पाता, और वो चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। और उसका ट्रीटमेंट यही है कि उसको कूल किया जाए, बैलेंस किया जाए। लेकिन सर पेरेंट्स हावी होते हैं स्कूल पे आकर के, तो स्कूल को दोष क्यों दिया जाता है? क्योंकि स्कूल अपना एफर्ट लगा रहा है पूरा, लेकिन अगर जब अपनी तरफ से पूरा है एफर्ट लग रहा है लेकिन पेरेंट्स आके हावी होते हैं। देखिए, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रहता है स्कूल की तरफ से, क्योंकि वो ये समझते हैं कि स्कूल एजुकेशन एंड सोशल दोनों वर्किंग लेवल पे वर्किंग करेगा, और हमको स्कूल के अंदर ये इस टाइप के सेशंस कराने चाहिए। उनको रिलैक्सेशन मान लीजिए, उनको ध्यान का मान लीजिए, उनको सोशल जो नीड्स हैं, एनवायरनमेंट की नीड्स हैं, उनके बारे में भी अपडेट करना चाहिए। तो ये कुछ काम तो पेरेंट्स का होता है, कुछ हमारा भी काम होता है। हम लोगों ने केवल बच्चों को, स्कूलों को एजुकेशन की नहीं बल्कि एक मशीन बना के छोड़ दिया है कि भाई पढ़ो, पास हो, 12th करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। सोसाइटी के अंदर वो फेलियर इसलिए होते हैं कि उनको धरातल का कोई भी ज्ञान नहीं होता, और ना ही वो खुद अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। आप ये पहले देख रहे हैं, एक सोसाइटी सोशल सोसाइटी होती थी, अब सब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। वहाँ पे बच्चों की तरफ केयर कम किया जाती है। तो
बच्चा एटलीस्ट स्कूल में आके 5 दोस्तों के साथ बैठता है, वहाँ कुछ सीखता है, अपन भी सिखाते हैं। और जो हमारा प्रोग्राम है उसका बेसिक मोटो भी यही है कि हम एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को अच्छा इंसान बनाए, मानव बनाए, क्योंकि अपन मानव है। अपना बेसिक धर्म हिंदू मुसलमान नहीं है, मानवता है। जब अच्छा इंसान होगा तो वो अपने हर फील्ड के अंदर ही अच्छा रहेगा। सर मैं जैसे 3 दिन से ये चला कार्यक्रम, इसमें सब समस्याओं का हल बताया गया है, इसको ध्यान को, योग को, तो सब कुछ मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि सब कुछ इसी से, योग या ध्यान से संभव है क्या? सभी समस्याओं का हल है क्या इसमें? अभी ये कृष्णा सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हर आदमी, चाहे वो मोदी है, चाहे अपन है, चाहे और कोई भी आदमी है, आदमी आदमी है, उसकी लाइफ एक जैसी है। फ़र्क क्या है? फ़र्क एक सोच का है, एक सेटलमेंट का है, एक ज्ञान, ये माइंड की कूलनेस का है। जब तक आदमी अपने अंदर में कूल नहीं रहेगा, सेटल्ड नहीं रहेगा, तब तक उसके दिमाग में कोई विचार आएंगे भी नहीं और ना उसका अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है। फ़र्क यही है, एक टाटा के अंदर मान लीजिए, रतन टाटा को मान लीजिए, अंबानी को मान लीजिए, अडानी को मान लीजिए, वो आधा घंटा करता है काम, लेकिन आधा घंटे में वो अपना बेस्ट देता है। और बेस्ट इसीलिए दे सकता है जब वो मेंटली सेटल्ड होगा, कूल होगा और बैलेंस होगा। अदरवाइज यदि बाय द वे दिमाग में विचार आ रहे होंगे, पढ़ तो रहा है बच्चा लेकिन दिमाग कहीं घूम रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। बच्चे तो 12-12 घंटे पढ़ते, पेरेंट्स खुश होते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है, लेकिन इनपुट एक भी नहीं है, क्योंकि इनपुट आ ही नहीं सकती। फुलनेस का जो ये अभ्यास है वो हमारे अंदर जीवन के प्रति सही सोच, ठीक समझ और ईमानदारी भरा दृष्टिकोण विकसित करने में हमारी मदद करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हमें अंदर से ही गाइडेंस मिलती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक हम इसको डेली रूटीन में यूज़ नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तब तक इसका रिज़ल्ट और इसका अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। ये 3 दिन करने से कुछ भी नहीं होगा। ये तो एक तरीका है, सिखाया है हमने 3 दिन में इसको कैसे करना है। लेकिन जब तक हम इसको अपनी डेली रूटीन लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, करके देखें, अनुभव करें और फिर इसको देखें, जैसा आपका सवाल है कि क्या यही सब चीज़ों का समाधान है, तो हमें हमारी जो, जैसा मैंने बताया कि मैं एज ए डॉक्टर मैं अपना अनुभव साझा करूंगा यहाँ पे, कि जब मैं इस प्रक्रिया को नहीं कर रहा था और जब मैं कर रहा हूँ, तो कार्य में पहले भी वही कर रहा था, डॉक्टर एज ए पेशेंट देख रहा था, उनका इलाज कर रहा था, काम में अभी भी वही कर रहा हूँ, लेकिन वो काम में परफेक्शन आ गया है। तो वैसे ही काम तो हमें बाकी के जो हमारे हैं वो सब करने होंगे। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ छाड़ के हमारे सारे काम हम केवल यही करेंगे, लेकिन हाँ, जो भी कार्य हम करेंगे उसमें हमें मार्गदर्शन हमारे भीतर से, हमारे लिए क्या अच्छा है, समाज के लिए क्या अच्छा है, देश के लिए क्या अच्छा है, प्रकृति के लिए क्या अच्छा है, वो हमारा भीतर से ही मार्गदर्शन होगा और हम उस कार्य को उसी के अनुरूप कर पाएंगे। तो हमें हमारे जो भी कार्य हमें मिले हुए हैं, वो सब कार्य करते हुए हमें इसका अभ्यास करना है, इसको अपने जीवन में सम्मिलित करना है, जिससे कि हम कार्य को और बेहतर तरीके से कर पाए। दूसरा क्वेश्चन था, जैसे सभी भाग दौड़ की दुनिया है, समय किसी के पास होता नहीं है, तो अगर जैसे ये इतना यूज़फुल है, तो मेरा मानना है कि फिर प्रत्येक स्कूलों को प्रेयर के साथ साथ मतलब 1 पीरियड जितना समय इसको भी दिया जाना चाहिए या नहीं? सर, आपका विचार बहुत सुंदर है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिसको हम कह रहे हैं कि भाग दौड़ की जो जिंदगी है, उसे तो जरूर ही करना चाहिए ताकि वो संतुलित हो सके।
हम पूरे 24 घंटे कार्य नहीं कर सकते। दिन का अपना महत्व है, रात का अपना महत्व है। तो आपका विचार सर बिल्कुल सही है। इसको प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक जगह पे इस चीज़ को सम्मिलित करना चाहिए। आपका जो विचार है, इस विचार को हम हर स्कूल में लेके जा रहे हैं। आज हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर खूब ध्यान देते हैं। एक पीरियड हम लोग लेते हैं जिसे हम पीटी पीरियड कहते हैं। उसके अंदर गेम्स भी सिखाते हैं, अच्छा खासा दौड़ धूप भी करवाते हैं। लेकिन जो मेन पार्ट है, ब्रेन, माइंड, उसके ऊपर अभी तक कोई फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी पद्धति ये कॉन्वेंट पद्धति है। हम लोगों ने जो भी कुछ सीखा है अंग्रेजों से सीखा है, जिनके पास में इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं था। उन्होंने कभी इसकी तरफ फोकस ही नहीं किया। जब फोकस ही नहीं किया तो उसकी तरफ कोई आउटपुट भी नहीं आया। अब ये प्रोसेस चालू हुआ है। हम लगातार स्कूलों को बोल रहे हैं कि भाई आप हफ्ते में एक पीरियड तो रखो जिसमें इनको रिलैक्सेशन सिखाया जाए, इनको ध्यान सिखाया जाए, है ना। इनको अपने आप, हम क्या हैं, हम किस लिए आए हैं इस धरती के ऊपर, और हम मानव हैं और मानवता के क्या क्या नियम हैं वो तो सिखा सके। लेकिन इसका बेसिक रीज़न यही है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो CBSE है, चाहे ICSE है, चाहे कोई भी बोर्ड है, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है कॉन्वेंट एजुकेशन का, जो कि इस सब चीज़ों को मानता ही नहीं है। अब हालांकि डॉक्टर्स बोलते हैं मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, लेकिन वैसे पूछा जाए इंटरनली सब मानते हैं, डिक्लेयर करने वास्ते कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उससे ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ें सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, जबकि इससे सनातन धर्म का कोई मतलब नहीं है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है। सर आप अगर नई एजुकेशन पॉलिसी भी देखेंगे NEP, तो उसके अंदर भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को इसीलिए अभी स्टार्ट किया गया, एनरोल किया गया है, ताकि हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों में कर सकें। बच्चों का डेवलपमेंट करके ही हम समाज का और देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। वंडरफुल कन्वर्सेशन के बाद में हार्टफुलनेस की पूरी टीम को विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद, थैंक यू। और सारांश में अगर छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँ तो हार्टफुलनेस से आई हुई रोशनी मैम ने जो बोला कि आपको ये डेली करना चाहिए, इससे आपका चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने बताया कि ये जस्ट लाइक अ सीड है, वी आर सोइंग द सीड्स, हम बीज बो रहे हैं, बराबर पानी खाद मिलता रहा तो ये इतना बड़ा पेड़ बनेगा कि आने वाली पीढ़ियां, पूरा गांव उसके नीचे बैठेगा, और फिर उस पेड़ से और बीज निकलेंगे, और धीरे धीरे ये हमारा प्रयास पूरे विश्व में और हमारे उद्देश्य को हमारे जाने के बाद भी पूरा करेगा। वहीं पर एक सवाल के ऊपर डॉक्टर साहब ने डॉक्टर विवेक ने जो हमें जवाब दिया, इट वॉज वंडरफुल, कि हम लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं। दीज आर द किड्स, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको दिशा देना जरूरी है। फुल ऑफ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस बंदे को दिशा दे दीजिए, वो जरूर अपनी मंजिल हासिल कर लेगा। दिशा सही होनी चाहिए और यही उनका उद्देश्य था। अग्रवाल साहब से जब बात हुई तो उन्होंने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि पूरे 12 घंटे आप पढ़ लें या कोई काम कर लें, और एक काम आप आधा घंटे उसी काम को करें, लेकिन आधा घंटे अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ ध्यान लगाकर किया तो आपको उस 12 घंटे वाले से, जिसने मेहनत 12 घंटे की है, उससे ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। ध्यान की ये शक्ति है। थैंक यू। आगे भी हम बच्चों के साथ में जो भी समस्याएं आएंगी, हार्टफुलनेस की टीम को बुलाते रहेंगे, और विद द होप एंड कॉन्फिडेंस कि वो लोग जरूर आएंगे। थैंक यू।